दोस्तों, आइए हम आते हैं आज आपके क्लास 10th का एसएसटी जो पेपर है सामाजिक विज्ञान, आज हम उस पर बहस करेंगे। और ये आपके लिए जो बनाया जाएगा सेट बाय सेट होगा और हर सेट में आपका 50 क्वेश्चन होगा, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए MBBI क्वेश्चन जो सीधा यहाँ देखिए और जाकर वहाँ छापिए। मतलब ऐसे कॉपी बाय कॉपी, सेट बाय सेट 50 क्वेश्चन आपका रहेगा। और सुन लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए जो आपको मिलेगा सेट बाय सेट, वो रहेगा एक बैच बनाया हूँ मैं आपके लिए, विश्वास बैच। ध्यान देना है बच्चों, ये क्या हमारा है, विश्वास बैच पर जो आपका है ये सारा वीडियो अवेलेबल होगा। इसमें इस बैच में आपका एसएसटी पेपर, ध्यान देना है, एसएसटी पेपर और जो आपका हिंदी, क्या होगा, हिंदी, ये दोनों आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आएगा आपका सब्जेक्टिव, और क्या आपका आएगा सब्जेक्टिव। इसलिए बच्चों ध्यान देना है कि इस विश्वास बैच में विश्वास बनाए रखना है और अपने विश्वास को ना तोड़ते हुए जीवन में एक अच्छे राह को चुनना है। तो बच्चों हम जो चलेंगे, ये जो आपके सामने है हिस्ट्री, सबसे पहले हमको पढ़ना है इतिहास, इसलिए क्योंकि इतिहास से ही बिहार बोर्ड में सबसे अधिक प्रश्न किए जाते हैं, हम उसको देखेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए इस विश्वास बैच में अगर आप विश्वास रखते हैं तो ज़रूर जान लीजिए ये बैच आपको बहुत अच्छा देगा फायदा। और हम बात करेंगे विशेष, अभी जो चलेगा क्वेश्चन आपका MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जो आप यहाँ लीजिए आपको वहीं मिलेगा। बाकी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास रखिए तो आपके लिए और बेहतर होगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं। देखिए, ये जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये 3 तक लिखा गया है। लेकिन बच्चों इसमें मैंने ये किया है, इसी तीनों में बना दिया है सेट 1 में 50 क्वेश्चन, सेट 2 में भी वैसे रहेगा। मतलब इस तरह क्या होगा आपका, वो बदलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। तो बच्चों लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल ये चैनल करती है आपकी स्वागत। आइए हम चलते हैं हिस्ट्री और MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आइए देखिए बवाल कर दिया। आहा, कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। ध्यान देना है। देखिए बेटा, आप ना जोर लगाओगे तो कब लगाओगे, बुढ़ारी के बाद है संभव नहीं ना। देखिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। अवलंबन माने कह दीजिए उस पर जोर देना या बनाना, तो इसने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। क्वेश्चन नंबर किया मेरा 1 है, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर A नुनू छुआ मेजनी, बी में है हिटलर, बी में क्या है हिटलर, सी में है बिस्मार्क, डी में क्या है विलियम प्रथम, डी में क्या है विलियम प्रथम। देखिए ऑप्शन नंबर A तो एक हर किसी ने होगा, ठीक है। बी में देखिए हमारा क्या है हिटलर, हिटलर तो रहेगा जर्मनी में, इसका कहानी खत्म कर दीजिए। हाँ, बिस्मार्क, ये क्या होगा, 1 का C नंबर क्या बच्चों सही है, और ये डी भी क्या गलत है। माने यही कह दीजिए कि रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन है मेजनी ने नहीं किया, हिटलर से भी नहीं हुआ, किसने किया बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। कि देखिए ये जो है आप जो देख रहे हैं इसमें ध्यान देना है, पढ़ना है बढ़िया से, आपको सिर्फ ध्यान सुनना है। जान लीजिए आप बेटा सुन लिए, आपका कहानी धन्य, कहानी आपका धन्य हो जाएगा। माने ही यहाँ पढ़ लियो कॉपी में आया,
कॉपी नहीं जो कॉपी में बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पर। चलिए, हाँ देखिए देखिए, जिसका मुझे था इंतजार वही आ गया बिहार बोर्ड में, फर्स्ट बार नहीं बल्कि अनेक बार। ये क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ध्यान देना है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ते हैं 1864, 1864। ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ये बच्चों गलत है। ऑप्शन नंबर बी में 1866, 1866 ना, और सी में है 1870, ये गलत है। और डी नंबर क्या, 1871। ये बच्चों डी नंबर ऑप्शन क्या मेरा है, सही है। इसमें 1871 होगा, माने फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था, 1871 में। ठीक है बबुआ, ए बबुआ तोरा मुरना में कौन जाएगा बताओ, ये वीडियो को नहीं देखेगा तो इसको देखो, ठीक ना, आना तो जान लो, फिर पंचायती बैठाएंगे हम, सुनना है ना। तो क्या होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में। 1871 में कौन संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था, 1871 में। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या देखिए, ध्यान देना। हाँ अब देखिए आता है वियना कांग्रेस कब हुआ था। बड़ा गिजब क्वेश्चन है, ए लगा रे जोर के झटका, आ गया क्वेश्चन मार दिया पटका, ने आ गया क्वेश्चन मार दिया पटका कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, हम इसको ध्यान देंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए मेरा है, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए है 1815, आगे दैया यह लगे छो हो तो। बी में है 1818, सी में क्या 1820 है, और डी में क्या 1848 ईस्वी है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन क्या है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए है 1815, बी में है 1816, 1818, और सी में क्या 1820, डी में क्या 1848। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, डी मेरा गलत है, और सी भी क्या 1820 भी गलत ही है, और बी में क्या है 1818। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 1815, ये बच्चों क्या है ए नंबर 1815, 1815 ये बाबू का है सही है। तो 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था ने। क्या इस अगर प्रश्न से जान लीजिए, अगर आपको लग रहा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, आप इस वीडियो को देखिए, इतने बार देखिए कि आपका नेट खत्म हो जाए। ठीक ना, आपका नेट खत्म हो जाए, बस आप इसका वेट कीजिएगा अगले 12 बजे रात के बाद। क्या बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 4 नंबर में। देखिए हाँ वाह वाह, कि है क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर कौन था, ध्यान देना है, मार्टिन लूथर कौन था। देखिए ऑप्शन नंबर एक आता है कि ऑप्शन नंबर ए में ध्यान देना, ये दार्शनिक क्या था, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, क्या ऑप्शन नंबर बी में राजनीतिज्ञ, और सी में क्या है धर्म सुधारक। सी में क्या बच्चों है धर्म सुधारक, डी में क्या है समाज सुधारक। देखो कहते हैं ना कि अगर हमें इंतजार मंजिल का है तो मंजिल तो मिलेगा ही, लेकिन उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलेंगे वो यहाँ देखिए कि मार्टिन लूथर कौन था। ध्यान देना है, मार्टिन लूथर ऑप्शन नंबर है दार्शनिक, बी में है राजनीतिज्ञ, सी में है धर्म सुधारक, डी में क्या है समाज सुधारक। बच्चों ऑप्शन नंबर ए है मेरा, ये तो गलत है। बी में क्या है राजनीतिक, ये भी क्या है गलत है। सी में क्या है धर्म सुधारक, ये भी गलत है। डी नंबर क्या है बच्चों, डी में है समाज सुधारक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या होगा हमारा सही होगा।
ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, देखिए कि मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक था, जो समाज सुधारक पर जोर दिया था। किसने, मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर कहना था अगर मेरा समाज सुधरेगा तो हमारा संविधान क्या होगा, संविधान सुधरेगा, हमारे राज्य के लोग सुधरेंगे और क्या होगा, यहाँ पर युद्ध बहुत कम होगा। तो समाज सुधारक कौन था, मार्टिन लूथर। कौन था बच्चों, मार्टिन लूथर क्या था, समाज सुधारक था। ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं ना, एकदम MBB लगा लो, मियाँ बीबी मुच्चूस। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिएगा। काउंट काबूर, ध्यान देना, VVI क्वेश्चन लगा लो एकदम, ये नहीं तो कुछ नहीं। आप भी याद छोड़ेंगे, अभी नया आएगा फिर भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। माने ही काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ए नंबर क्या ऑप्शन है, सेनापति। बी में है फ्रांस का राजदूत, सी में है प्रधानमंत्री, डी में क्या है, गृह मंत्री। देखिए हम कह रहे हैं ना प्यार से बबुआ, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या है, सेनापति, बी में क्या है, फ्रांस का राजदूत, और सी में क्या है, प्रधानमंत्री, डी में क्या होगा, गृह मंत्री। ध्यान में रखिए, काउंट काबूर जो शासक था उसने विक्टर इमैनुएल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर, प्रधानमंत्री। माने प्रधानमंत्री जो था विक्टर इमैनुएल को काउंट काबूर शासक ने बनाया था। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुएल को एक प्रधानमंत्री का पद दिया था। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी सही है, डी क्या है, गलत है। तो सी क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना, सी क्या मेरा होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में प्रधानमंत्री विक्टर इमैनुएल को काउंट काबूर ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 6 नंबर पर। हा गोरी तोरे चुनरी मुच्चुस, ये है, ध्यान दीजिए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। देखिए पेशा माने कह दीजिए उसको रोजगार एक तरह का, उसका पेशा ये है दुकानदार कर रहा, जैसे मेरा पेशा क्या है, टीचिंग करना हो गया, ये पेशा हुआ एक तरह का। तो गैरीबाल्डी, ध्यान देना है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ध्यान सुनना। गैरीबाल्डी जो उसका ना पेशा क्या था, उसका ऑप्शन नंबर ए बाबू है तुम्हारा सिपाही। क्या है, सिपाही, फौजी वाला बात। और बी में क्या है, किसान, बी में क्या है, किसान। और सी में क्या है, जमींदार, सी में क्या जमींदार। डी में क्या है बाबू, नाविक। देखिए ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ये तो नहीं था, ये क्या है, गलत है। बी नंबर है, ध्यान देना, बी नंबर क्या, गैरीबाल्डी क्या था जी, पेशा से किसान, ये भी गलत है। सी में क्या है, जमींदार, ये भी गलत है ना, गलत बोला रे, हाँ ये गलत है। सिपाही गलत, किसान गलत, आज जमींदार गलत, आप समझ गए होंगे। ये मेरा क्या है, सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो। कैसे कि गैरीबाल्डी क्या था जी, पेशा से नाविक। नाविक कौन था, नाविक माने होता है नाव चलने वाला, जो नाव पे घूमते रहता है समुद्र यात्रा के माध्यम से। तो नाविक कौन था, गैरीबाल्डी। कौन था नाविक, गैरीबाल्डी। ठीक है ना, ये हो गया न, हो गया ना। देखो जान लीजिए अभी तक हम 6 क्वेश्चन किए हैं। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत बुझा रहा है, ठीक ना, तो सीधा जान लीजिए मोमबत्ती जलाना आपको न है, दिमाग बेसी बैठाना न है। मारिए कमेंट सर नहीं समझे हम, और हम तुरंत मारेंगे रिप्लाई। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, देखिए थाम के, दिल थाम के बैठिए, ये आपके सामने जरूर आएगा। इसका उत्तर एकदम होने वाला है लाजवाब कि यूरोप का मरीज कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रूस। ऑप्शन नंबर ए क्या दे दिया? रूस दे दिया। बी में दिया है जर्मनी, बी में क्या दिया है? जर्मनी। और सी में क्या बच्चों है? तुर्की को। किसको दिया गया है? तुर्की को। डी में क्या है? यूनान को। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या बच्चों है? रूस को। क्या होगा? रूस को बोला गया यूरोप का मरीज। जी नहीं, गलत है। ये क्या है मेरा? गलत है। बी में क्या है? जर्मनी को। ये भी क्या है? गलत है। यूरोप के मरीज जर्मनी को कहा नहीं गया था। सी में क्या है बच्चों है? तुर्की। ये सी नंबर तुर्की क्या होगा? हमारा सी नंबर सही है। सी नंबर क्या है? सही है। और डी नंबर क्या है? गलत है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी माने तुर्की। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा गया था। किसको बोला गया? तुर्की को। क्या बोला गया था? यूरोप का मरीज। तो यूरोप मरीज क्या था? तुर्की। कौन था? तुर्की। समझ रहा ना? ए तुर्की वाली भाभी, देखिए ध्यान से, ठीक ना? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े, हो गया ना सी नंबर तक? चलिए अब आगे 8 नंबर बढ़ते हैं। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, थाम के देखिए, यंग यूरोप या था, सॉरी, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की? देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे, जान लीजिए, आप भले एक बार कॉपी में लिख लीजिए, लेकिन आप जान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से लेंगे पर हम बता रहे हैं आपको, कभी जीवन में दिक्कतें नहीं होगा। ये जान लीजिए कि यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप या क्या? यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो बाबू ऑप्शन नंबर ए है हमारा, काबूर ने। कौन किया? काबूर। ऑप्शन नंबर ए है। बी में है मेजनी ने। सी में क्या है? बिस्मार्क ने। डी में क्या है? गैरीबाल्डी ने। डी में क्या है? गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है? यंग यूरोप, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है काबूर ने। बी में है मेजनी ने। सी में क्या है? बिस्मार्क ने। डी में क्या है? गैरीबाल्डी। तो देखिए, ध्यान देना है। दीदी ध्यान दो। ए नंबर तो गलत हो गया, ठीक है। बी नंबर भी क्या? बी नंबर, जी हाँ, ये हमारा बी क्या होगा? मेजनी। आपको याद है यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना कौन किया था? तो यही क्या था, ठीक ना? यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा? सही है। और ये गलत है, ये भी क्या है? गलत है। यंग यूरोप मेरे ख्याल से 1831 और एक क्या 1834 था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। बाकी सब क्या है? सब गलत है। तो यंग यूरोप या यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी। कौन किया था जी? मेजनी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है आपको। ले बाबू ले, आगे चलो रे, चलो धक्का मुक्की न कीजिए। ध्यान से कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का है ना एकीकरण पूरा हुआ था? मन ही कह दीजिए, ऐसा कौन युद्ध हुआ, ठीक है, कौन युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ कि जर्मनी का हुआ था एकीकरण पूरा? तो किस युद्ध में? ऑप्शन नंबर ए ननू है क्रीमिया का युद्ध। क्रीम लगा के है ना वो नहीं होगा, ठीक है। बी में है सेडोवा का युद्ध। सी में क्या है? परसा डेनमार्क युद्ध। डी में क्या है? सेडान का युद्ध। ध्यान दीजिए, देखिए कि किस युद्ध के बाद है जर्मनी का है ना एकीकरण पूरा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्रीमिया का युद्ध। बी में है सेडोवा का युद्ध। सी में है परसा डेनमार्क का युद्ध। और डी में क्या है? सेडोन का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारे जान लीजिए गलत हो गया। क्रीम लगाना यहाँ बात नहीं है, यहाँ लगे ये फेयर लवली। क्या है सोनू?
और बी में क्या है सेडोवा की युद्ध, ये भी गलत है। सी में परसा डेनमार्क, ये भी बच्चों क्या मेरा गलत है। तो डी नंबर क्या है सेडोन का युद्ध क्या होगा सही होगा। कि सेडन जब युद्ध होता है युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ था एकीकरण, उसमें एकता आया था। ठीक है ना बच्चों। देखिए हम बता रहे हैं ये आप मुंह बिचका क्या कमल तोरे में घुस देखिएगा ना तो ये आपके दिमाग में नहीं लगा लोड। बच्चों एक कुर्सी ले लीजिए, वहाँ बैठ के तब इसको झमकाए थमकाए देखिए, जान लीजिए ये ठंडा है, थुरथुरा देगा आपको, थुरथुरा देगा, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 10 नंबर देखिए प्रश्न हे कि यूरोप वासियों के लिए, ध्यान देना, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। मैंने ध्यान देना, जे यूरोप जो लोग था वहाँ जो निवास कर रहा था उन लोगों के लिए ऐसा कौन देश था जहाँ के साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत मैंने ओकरा प्रेरणा मिला सीख मिला रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं बाबू जर्मनी। क्या ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी। बी में क्या बाबू है यूनान, बी में किछो यूनान है। सी में क्या बाबू है तुर्की, सी में क्या है तुर्की। और डी में क्या है इंग्लैंड, डी में क्या है इंग्लैंड। तो यूरोप वासी के लिए जो है यहाँ कहता है किस देश के साहित्य ज्ञान विज्ञान रहा प्रेरणा स्रोत। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा गलत हो गया, ये नहीं होगा। बी नंबर क्या है यूनान, यूनान क्या बच्चों होगा मेरा सही है। यूनान जो क्या होगा सही होगा, माने यूनान का दीजिए, यूनान जो था देश ये जान लीजिए इसका जो है साहित्य और क्या है ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा किसका यूनान का रहा। ध्यान देना है। तो यूनान माने ऑप्शन नंबर बी क्या मेरा सही है। सी भी गलत है, डी भी क्या है गलत है। तो बी नंबर क्या होगा सही होगा कि यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान साहित्य यूनान जो देश था उसका साहित्य और ज्ञान विज्ञान क्या रहा प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए अब देखिए हम तनी आगे झुंझुनाते हैं कि ठंडा में थोड़े देर आपको पढ़ाने आए हैं और आप है कि हमारा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जान लीजिए अगर हमारा लाइक नहीं कीजिए तो आपको भी कोई लड़की लाइक नहीं करेगी, इसलिए लाइक कीजिएगा, समझ गए ना। अब वरना जान लीजिए हमारा पढ़ेगा। चलो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है तरह का समझिए जो दान है। देखते हैं कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। आगे दैया ये क्वेश्चन में माथा पर हाथ दे वाला बात आ गया, माने कि इटली एवं जर्मनी जो है अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अभी देखिए हम सब बात यह करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बाबू हम उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं, बी में है दक्षिणी अमेरिका, सी में क्या है यूरोप, ठीक है, और डी में क्या है पश्चिम। डी में क्या है बच्चों पश्चिम एशिया है। देखिए हम बताते हैं ना आपको, आप बताते तनी शर्माइएगा न, शर्मा रहे का है ए लाली शर्माओ ने। देखो यहाँ इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में कौन महादेश, तो उत्तरी अमेरिका ऑप्शन नंबर ए है जी नहीं, ये तो एकदम गलत है, ये बेईमानी है बेईमानी। बी में की है दक्षिण अमेरिका, ये तो सारा शरीर बेईमानी है, ठीक है। हाँ सी में क्या होगा यूरोप, सी में क्या होगा यूरोप जो होगा बच्चों एक ही होगा एकदम, ये होगा झकास मार के, माने कि सी नंबर ऑप्शन नंबर सही है, डी नंबर क्या है गलत है। मैंने ही ध्यान देना है कि इटली एवं जर्मनी अभी जो छतोरा यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी दोनों आता है किसके साथ यूरोप महादेश के साथ न। चलिए देखिए कमल में क्या गुस्सा है जी, यहाँ देखो बढ़िया से बैठ जाओ चेयर पर तब बनेगा बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए 12 नंबर देखते हैं। हाँ 12 नंबर प्रश्न है ए बताए थे ना क्लास में, ध्यान है
ए लड़की, देखो देखो चुलबुल, यहाँ देखो कि जर्मन राइन राज का, ध्यान देना, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ये देखिए, अगर आप इस प्रश्न को ध्यान सुनना है तो सीधे इसको मेमोरी पावर खोलिए और में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जब मन करेगा तब पेस्ट कर दीजिएगा। तो मन ये कि जर्मन राइन राज का निर्माण कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट है। सी में क्या है? नेपोलियन तृतीय किस में है? सी में है। और डी में क्या बच्चों है? बिस्मार्क, क्या है? बिस्मार्क है। देखिए इस सब भैया भौजी छोड़िए और सीधा देखिए यह हमारा 12 नंबर, 12 के बी नंबर क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। बी नंबर क्या मेरा है? सही है कि नेपोलियन बोनापार्ट ये जो था ना, सम्राट कह दीजिए, शासक कह दीजिए, कि जिसने जर्मन राइन राज का निर्माण किया था। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन है मेरे बाबुआ गलत हो गया हमार। बी नंबर क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट, ये सही है। सी नंबर क्या है? नेपोलियन तृतीय, ये गलत है। डी नंबर ये भी क्या है? गलत है। तो ये बी नंबर क्या होगा? सही होगा कि जर्मन राइन राज का जो है निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह क्या किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किया था। क्या दीदी समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा, समझ गए? और हम उसको देखेगा और देख के मारेगा कमेंट, हम भी मारेगा, इधर से कमेंट मारेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या? हाँ, ध्यान देना। देखिए 13 में लगता है कुछ कह रहा है, तानी हमू लेते हैं बतियाए। अरे वियना कांग्रेस के द्वारा, ध्यान देना, ए चाची, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? देखिए हंसिएगा न, हम अभी बढ़िया बात बोलेंगे कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी? माने जे था न वियना कांग्रेस के लोग, एक ने फ्रांस में एगो वंश का स्थापना किया था। वो मैंने कौन था? मैंने फिर से तो कौन शासक था? तो ऑप्शन नंबर हम ए पर है, ऑप्शन नंबर है हैप्सबर्ग। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हैप्सबर्ग। अब बी में है आर्लियन वंश। क्या? बी में है आर्लियन वंश। क्या? आर्लियन वंश है। अब बी में, सी में की है बुर्बो वंश की, लगता है बुराई लगाई। डी में की है जारशाही वंश। डी में क्या? जारशाही वंश है। देखिए ए दीदी शर्माइए ना, ऑप्शन नंबर ए है ना हैप्सबर्ग, ये तो एकदम काटे दीजिए इसको आप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर की करना है काट देना। अब बी में एन ई आर्लियन और तार्लियन नहीं आएगा, ये होगा भी नहीं। हाँ, सी में क्या? बुर्बो वंश, ये हमको बुरा छोड़ेगा, ये हमारा बुरा दिया कि बुर्बो वंश जो है ये वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में एगो शासक बनाया गया था जिसका पुनर्स्थापना हुआ था। तो की था? बुर्बो वंश में, माने कौन वंश था? तो बुर्बो वंश के शासक की पुनर्स्थापना की गई थी। कहाँ? फ्रांस में। किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा, ठीक ना। आए तो लगता है हमें तो ठंडाए जाएंगे कि चलिए दीदी। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए युद्ध किया ही अपरना पड़ रहा हमको, ये न्याय कहाँ? हम अपना लड़ते हैं कि एक दो दिन मीडिया में आएगा अब बाकी फैलाना बंद कर देता है, बोलो नहीं होता है। अपना जब लड़ते हैं तो मीडिया में एक दो ना कहानी खत्म। यार पता नहीं क्यों ना लड़ता था, ये आए लड़ा हमारा किताब में आ गया, लड़ा तुम समझो मारो घटो, हमारा की मतलब है? क्या बताए, टेंशन जलाता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर ए देखिए सेडान, बी में है सेडोवा, डी में है साइडाइन और डी में क्या है? फ्रैंकफर्ट।
डी में क्या बच्चों है, फ्रैंकफर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। बाकी ये गलत, बी भी क्या है, गलत है। याद क्या दीदी, याद दीदी, इसी भी क्या सडन गलत है, और डी में भी क्या गलत है। मैंने ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए मतलब ये कहता है कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो सेडोन में ये जगह है, और वहीं पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। किसका, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच, ठीक है ना। आए चलिए तब नाश्ता हो गया है, नाश्ता हो गया नहीं, वो तो होले होगा क्या जी। चलिए आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हे कि जाल बेरिन, देखिए जाल बेरिन एक संस्था थी, तो जाल बेरिन एक संस्था थी, बात तो सही है। तो किसकी थी, क्रांतिकारियों का ऑप्शन नंबर ए है। बी में है व्यापारियों की, और सी में क्या विद्वानों की, डी में क्या पादरी सामंतों की। तो जाल बेरिन था ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारियों की, जी नहीं गलत है। बी में व्यापारियों की, ये भी देख लीजिए ये तो एकदम सही है। बी नंबर व्यापारियों की सही होगा, सी नंबर विद्वान एकदम गलत है, डी नंबर गलत है। तो जाल बेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी जहां पर रूस लगभग मेरे ख्याल से बनाया था, ठीक है। तो व्यापारियों की संस्था किसकी थी, व्यापारी संस्था जाल बेरिन थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हाँ थमिए थमिए, आए रुकिए। देखिए कहता है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। मैंने 4 का मार दिया ऑप्शन, एक खटाखट खटाखट, लगे नहीं रहा कि हाँ मतलब जो आता दे रहा फटाफट। कि बिस्मार्क निम्न मैंने जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन था, एक कवि था, एक कवि था ऑप्शन नंबर ए कवि कहाँ से होगा, ये बिस्मार्क, ये अपने खत्म। ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए तो ए में बिस्मार्क है, सॉरी कवि है। बी में क्या है, नाटककार है। सी में क्या है, संगीतज्ञ है। डी में क्या है, कूटनीतिज्ञ है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए मेरा कवि क्या गलत हो जाएगा। बी में क्या है, नाटककार। ई में क्या गलत। सी में क्या बच्चों, देखिए सी में जो है ना बाबू, सी में संगीतज्ञ। हमको लग रहा है कि इसको संगीत से प्यार था, है ना। नहीं था रानू मंडल, तेरी मेरी नहीं ऐसे कहा होगा, ये भी क्या गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर। तो ये जो है ना बिस्मार्क, जान लीजिए बच्चों, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ शासक था जिसने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। मैंने बुझते हैं डायरेक्ट खून के बदला खून होगा, एक कॉपिया मिला लो हाथ, खून बदला क्या होगा, खून होगा। तो देखिए कूटनीतिक कौन था, कूटनीतिक था बिस्मार्क, और बिस्मार्क जो था वह रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन अकेले किया था ये ना, बुझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी आगे बढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। डी नंबर क्या है मेरा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ बेबी आए क्वेश्चन है 1829 में 1800 क्वेश्चन नंबर 17 आ गए बाबू। 1829 की एड्रियानोपोल, देखो ध्यान सुनना है। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि मैंने किस देश के साथ हुई थी। देखिए अगर आपके हम बता रहे हैं ना, शुरू से कह रहे हैं बात, अगर जन इसको प्यार मोहब्बत में लेता है बच्चों तो तुरंत होगा याद, और सोने के चक्कर में रहेगा तब तो सूता ही जाएगा, तो तब कहानी खत्म है। इसको प्यार से, ढंग से, अस्थिर से, माइंड को ठीक ढंग से कर लीजिए एडजस्ट। और देखिए कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि हुआ था किस देश के साथ, 1829 में। तो ऑप्शन नंबर ए है तुर्की,
कि ऑप्शन नंबर ए है तुर्की, बी में है यूनान, बी में क्या है यूनान, सी में क्या है हंगरी, सी में क्या है हंगरी, और डी में क्या है पोलैंड, डी में क्या बच्चों है पोलैंड। तो ये एड्रियानोपोल की संधि हुआ था किन देश के बीच? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा क्या है, ई मेरा सही है। तुर्की क्या होगा मेरा बच्चों, तुर्की जो है ई वाला तुर्की, ये तुर्क क्या कि तुर तुरा तुर और तुर्की छो सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, सी भी क्या गलत है, डी भी क्या गलत है। तो 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी किसके साथ, तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है सही है, ठीक ना। तुर्की के साथ एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। मैंने सुनना बढ़िया से, इटली और जर्मनी जब एक हुआ था तो निम्न में से कौन था। बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा क्या है शासन है। देखिए लगा लो जोर, मारेंगे पटका, अगर खाए पटका सीखेंगे, अगला बार थोड़ा छोड़ना ना है। क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो इसमें था और विरोध में, मैंने जब दोनों जब साथ हो रहा था तो विरोध, इसके विरोध में कौन था। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी में है रूस, सी में क्या है ऑस्ट्रिया, डी में क्या है परसा। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है इंग्लैंड है, बी में क्या है रूस है, सी में क्या है ऑस्ट्रिया है, डी में क्या है परसा। देखिए हम बता रहे हैं ना आपको, तो ए नंबर तो मेरा गलत हो गया, ए गलत है। अब बी में क्या रूस है, ये भी तो गलत ही है ना बच्चों। और सी में क्या ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ए ऑस्ट्रिया वालों समझ जाओ, अगर हमारे इंडिया वाला एंट्री कर गया ना तुम्हारा जान लेना, तो यहाँ ना ऑस्ट्रिया आ मिटा देगा, आया मिटा देगा, सिर्फ ट्री लेके भूखोगे। ये क्या ये सही हो जाएगा सी नंबर, ये क्या गलत है। तो माने ऑप्शन नंबर सी होगा सही। कैसे कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रिया एक विरुद्ध में था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर मेरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बबुआ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 19 नंबर आइए, तनिए पटापट कीजिए। मेजनी का संबंध, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, इस सबको मालूम होगा। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, बी में है कार्बोनरी, बी में क्या है कार्बोनरी है, डी में क्या लिखल है फिलिक हेटेरिया, फिलिक हेटारिया है, हटारिया फिलिक हटारिया। डी में क्या है डाइट, डी में क्या है डाइट। देखिए ध्यान देना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा लाल सेना, बी में है कार्बोनरी, सी में क्या है फिलिक हटारिया, डी में क्या है डाइट, डी में क्या बच्चों है डाइट है। देखिए आपसे बन जाएगा ना, आसान है बच्चों, पूरे आसान है। ऑप्शन नंबर ए है देखिए लाल सेना, ट्रस्ट की इतना नहीं होगा। बी में क्या होगा कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी क्या मेरा सही हो जाएगा। सी में क्या फिलिक हटारिया ये गलत है, डाइट भी क्या गलत है। मैंने बी नंबर मेजनिक संबंध किसे था कार्बोनरी से था, किसे जी और यही जान लीजिए एगो चेका नामक पुलिस संबंध बनाया था, ठीक ना समिति। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए लीजिए ले लीजिए। यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए है इटली को, क्या यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए क्या है इटली को, बी में है फ्रांस को, सी में क्या हंगरी, सॉरी यहाँ पर हंगरी होता हंगरी को, और डी में क्या यूनान को। देखिए आपसे तुरंत बन जाएगा, पूरे आसान है हमारा खत्म।
माने ऐसे कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए क्या मेरा है, इटली, गलत बाबू। बी में फ्रांस, गलत चॉइस। सी में क्या है, हंगरी, ये भी गलत है। और यूनान को, ये डी नंबर क्या मेरा है, सही है कि यूरोप सभ्यता का पालना यूनान कहा जाए। ये था ना यूरोप सभ्यता जो पाला था ना, यूरोप सभ्यता जो पाला गया था यूनान के द्वारा। किसके द्वारा, यूनान। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसलिए ध्यान से बारीकी से, कहीं गिर ना जाए, कहीं थम ना जाए हमारी। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, एक बार तुम मान लो बेटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, आज जान लीजिए, दिल में कर्जा फाड़ उसमें रख लीजिए, काम देगा अभी से लेकर कंपटीशन तक। चल आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर आगे 21। देखिए आज देखते देखते हम कहाँ पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर 21 पर कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। माने इंडियन यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन जो है यह कब हुआ पारित। ऑप्शन नंबर ए है 1688। ये क्या मेरा ऑप्शन नंबर ए है। बी में क्या है 1707। बी में क्या बच्चों है 1707। सी में क्या है 1788 और डी में क्या है 1807 है। देखिए ये जो है ना आपका, ये जान लीजिए ये क्वेश्चन साफ नॉर्मल है। अगर हम देखिए तो ये क्वेश्चन जो हमसे तुरंत बनेगा कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए है जो मेरा, ये क्या है मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है कि 1688 में, 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन क्या हुआ, पारित हुआ था। बी नंबर भी गलत है, सी भी क्या है गलत है, डी भी क्या है गलत है। देखिए अगर हम थक रहे हैं तो आप ऐसा न कीजिए कि आपको भी थकना है, क्योंकि जान लीजिए मंजिल का अगर इंतजार है, हम वही नहीं बोले ना, आप शिखर न, शिखर पर पहुंचने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए मधु मत खाइए। वहां पहुंचने के लिए आपको शरीर में पसीना लाना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आएगा। अब वरना ऐसा होने वाला नहीं है तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लगा लिए टिक। चलिए अब ठीक आगे बढ़ते हैं। आगे हम 22 नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए क्या है 1789। बी में 1791। और सी में क्या है 1801। डी में क्या है 1804। तो ये नंबर की कहता है। अब नेपोलियन संहिता कब लागू की गई, 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। मतलब देखिए ये कहता है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी क्या है गलत है, सी भी क्या है गलत है, डी नंबर क्या है 1804। ये डी मेरा क्या होगा सही होगा। 1804 में जो है नेपोलियन संहिता लागू की गई थी, 1804 में। बुझ गया ना। 1804 में पता है एक बात है क्या हुआ था, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तुम सब हंस देता है, नहीं बोलेंगे कि कहाँ हंस देगा तो फिर दिक्कत है। अब बगल में मम्मी लोग आंटी लोग सुनती होगी, कहती होगी सर जी ऐसे वो करे छे। 1804 क्या होगा, डी नंबर मेरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। माने कि जब वियना हुआ था ना कांग्रेस, वही में 1815 में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, ये देखना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्शन है ए में है ब्रिटेन, बी में है रूस, सी में है फ्रांस और डी में क्या जर्मनी है। डी में क्या जर्मनी है कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए क्या था मेरा ब्रिटेन, बी में क्या बच्चों है रूस, सी में क्या है फ्रांस, डी में क्या है जर्मनी। देखिए ए भाभी ए चाची यहाँ बता रहे हैं आपको, इसको इतना ध्यान देना है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र है, कौन देश था जो शामिल नहीं था।
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया। बी भी क्या रूस गलत है, सी फ्रांस गलत है, डी नंबर क्या जर्मनी, डी नंबर जो है जर्मनी क्या होगा, सही होगा कि जर्मनी के कांग्रेस वियना कांग्रेस का मतलब नहीं था और वो शामिल भी उसमें नहीं था। कौन, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर क्या सही है कि वियना कांग्रेस के राष्ट्र में यह है ना जर्मनी शामिल ये नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 24 पर आते हैं। हाँ 24 नंबर क्या है प्रश्न, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, और रूस ने, ऑप्शन नंबर ए ये गलत लिखा है, और रूस ने, बी में है ब्रिटेन, सी में क्या फ्रांस, डी में क्या ऑस्ट्रिया। माने ए में है रूस, बी में है ब्रिटेन, सी में है फ्रांस, डी में क्या ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या रूस, सॉरी क्या है रूस जो है, ए नंबर ऑप्शन मेरा सही है, बाकी ये बी नंबर गलत है और सी भी क्या है गलत है, डी ऑस्ट्रिया भी गलत है। तो रूस को लगा लेना है टिक और कर देना क्वेश्चन को ठीक। चलिए तो हम बात करते हैं आगे 25 नंबर में। इसमें किसी को दिक्कत है तो हमको बताइए, बताइए नहीं तो जान लीजिए फिर तब बात ना बोली मुंह ना खोली तो जान लीजिए अपने पछताई। कब पछताई, बिहार बोर्ड एग्जाम के बाद, उसके परीक्षाओं के बाद जरूर पछताइएगा। तो रूस जो है क्या क्या था, वियना कांग्रेस में एक नया योजना बनाया था। चलिए आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। बताइए यंग इटली संस्थापक कहता है, ऑप्शन नंबर ए क्या है जियोबर्टी, ऑप्शन नंबर क्या है जियोबर्टी, बी में है काबूर, बी में क्या है काबूर, और सी में क्या बच्चों मेजनी, सी में क्या मेजनी, मौजी ने मेजनी क्या मेजनी, और डी में क्या गैरीबाल्डी, डी में क्या होगा गैरीबाल्डी। देखिए यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप जो है दोनों को कौन स्थापना किया है, क्या कोई लोग। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या गलत है, बी में काबूर क्या गलत है, सी नंबर क्या होगा सही होगा कि मतलब मेजनी ने ही यंग इटली का भी और यंग यूरोप का भी स्थापना किया था, और डी नंबर क्या गलत है। बच्चों इस पर ध्यान देना है कि सी नंबर क्या मेरा मेजनी मेरा सही होगा, ठीक ना, समझ गए, किसी को दिक्कत ना है। मतलब मेजनी यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 26 नंबर देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया। देखिए रक्त एवं लव नीति भारी कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क, जिसने युद्ध कितना किया, 26 नंबर क्वेश्चन है। जर्मनी के एक करने के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में क्या है 4। तो ए नंबर मेरा गलत है, ठीक है, बी भी क्या गलत है, तो 3 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, डी क्या गलत है। तो सी नंबर क्या होगा बच्चों सही होगा कि बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया था जर्मनी के साथ लड़ने के लिए, जर्मनी को एकीकरण करने के लिए, ठीक है ना। हाँ ये समझ गए, तो कितना युद्ध क्या था 3 युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए 27 नंबर है, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था। ये तो व्यापारी जालबेराइन, हाँ वही जालबेरिन स्थापना किस राज्य में की, किस राज्य ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, ये व्यापारी था संस्था जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ की है परसा, ठीक है, बी में क्या ऑस्ट्रिया, सी में क्या सार्डिनिया, सी में क्या सार्डिनिया, डी में क्या फ्रांस है, डी में क्या बच्चों है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए हमको क्या लग रहा है सही है, और रियल में क्या होगा
परसा जो है ये सही है, ये बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ये ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस तरह नहीं होने वाला है। कि होगा सीधा फ्रांस होगा, कि फ्रांस ने जालवेराइन की स्थापना किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, परसा सही है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। हाँ, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय माने हार। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी, पराजय हुई थी। देखिए 28 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए है रूसू। रूस गलत ऑप्शन है। बी में तुर्की, ये लग रहा सही है। सी गलत है, डी भी क्या है बच्चों, गलत है। तो बी नंबर क्या मेरा है, तुर्की क्या होगा, सही होगा। तुर्की क्या हुआ था, पराजय हुआ था युद्ध के आज़ादी संग्राम में। युद्ध के आज़ादी संग्राम में कौन पराजय हुआ था, तुर्की मैंने तुर्की तकिए पर मैंने तुर्की जो था वह यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था, पराजय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। बच्चों ध्यान देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको लगता होगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं। जी नहीं, जब से किताब बनाया गया है, हमारा बिहार बोर्ड आया है, तब से यह ऐसे ही मिल रहा है। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 1789 में, ध्यान देना, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। माने 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। माने ऐसा कौन राजवंश था जो शासन किया था, कहाँ, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में। ऑप्शन नंबर ए है ट्यूडर, बी में है स्टुअर्ट, सी में है बुर्बो, डी में क्या है रोमनोव। माने 1789 में कौन राजवंश था कर रहा था जी वहाँ पर शासन। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा ट्यूडर गलत, बी एस टू गलत, सी क्या बुर्बो। माने सी नंबर की मेरा सही है। सी नंबर जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति कौन किया, बुर्बो किया था ना। चलिए आगे बढ़े। बुर्बो जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का राजवंश शासन किया था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। हाँ, हंगरी की भाषा क्या थी, बताइए। चुनमुन बताओ रे, यह कहता है कि हंगरी की भाषा क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है इतालवी, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, इतालवी। बीम दिया गया मैग्यार, बीम क्या दिया गया, मैग्यार। सिम क्या, पोलिसु, सिम क्या, पोलिसु। और डी में क्या, फ्रेंच, डी में क्या, फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत। बी में क्या, मैग्यार, बुझ रहा है ना, मैग्यार। तो ये क्या, मैग्यार, क्या मैग्यार जो है हंगरी की भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या सही है, सी गलत है, डी गलत है। बी में क्या, मैग्यार किसकी भाषा थी, तो मैग्यार जो था वह हमारा हंगरी की भाषा थी। हंगरी क्या था भाषा, मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मारियान किस देश की राष्ट्रवाद प्रतीक था। अब मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान देखिए ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी में है रूस, सी में है इटली, डी में क्या है जर्मनी। माने मारियान जो है वो कौन देश का राष्ट्रवादी प्रतीक था, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है फ्रांस, बी में रूस, सी में इटली, डी में क्या है जर्मनी। बच्चों ए नंबर क्या है मेरा, ए जो है मेरा यहाँ पर सही है,
बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए क्या होगा, सही होगा। मारियान जो था उसका था प्रतीक फ्रांस, मतलब कि मारियान फ्रांस का एक प्रतीक था, मैंने उसका चिन्ह था। ऑप्शन नंबर ए है मेरा क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं, देखिए कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1810, 1810, बी में 1815, सी में क्या 1830 और डी में क्या 1848, डी में क्या 1848 है। आप बताइए ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या यहाँ पर है, सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत, मैंने ए नंबर क्या होगा, सही होगा कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। कितना में, 1810 में। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है 33 कि चार्टिस्ट खूब मेला का मजा लिए हैं, रावण जला के आज हम जलाएंगे आपको। क्या कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न माने खत्म हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ खत्म हुआ, हम देख रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, बी में है इटली, सी में है जर्मनी, डी में क्या है इंग्लैंड। ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। बच्चों, बाबू, सोना, पापड़, ए नंबर गलत है, बी क्या है, गलत है। बी गलत होता है, जान लेना, बी क्या होता है, गलत होता है न। और सी में क्या, जर्मनी, ये क्या है, गलत है। तो डी नंबर मेरा क्या, इंग्लैंड। बच्चों मेरा डी क्या होगा, सही होगा कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है यह कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था जी, इंग्लैंड में। पूरा पूरा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, जिसको इंडिया ने भी रात हरा के बराबर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 पूछते हैं, मैंने 3 और 4 मैंने 34 कि नवगुएल्क आंदोलन कहाँ हुआ था। बन जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे है कि नवगुएल्क आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है इटली में, क्या है, ए है हमारा इटली में, बी क्या है, जर्मनी में, बी क्या होगा, जर्मनी में, सी है फ्रांस में, डी क्या है बच्चों, ब्रिटेन में, डी क्या है, ब्रिटेन में। देखिए हम बता रहे हैं, इतना आसान है कि नवगुएल्क आंदोलन कहाँ हुआ था। बन जाएगा संभाल के कि नवगुएल्क आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इटली, बी में है जर्मनी, सी में है फ्रांस, डी में क्या है, ब्रिटेन। बच्चों इजान हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा, सही है, इटली में सही होगा। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, मैंने ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, ये नवगुएल्क आंदोलन कहाँ हुआ था। ये हमारा हुआ था इटली में। कहाँ बच्चों हुआ था, इटली में हुआ था नवगुएल्क आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 35, ध्यान दो। 35 है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। जर्मनी एवं इटली के जो हुआ था न एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, ये ध्यान देना है। 35 में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए, बी में है नेपोलियन तृतीय, सी में है विक्टर इमैनुएल, डी में क्या, विलियम प्रथम, डी में क्या, विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत, हाँ, बी नंबर क्या मेरा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, सी गलत है, डी गलत है, बी नंबर क्या होगा, सही होगा कि जर्मनी एवं इटली का होता है एकीकरण, उसका शासक था फ्रांस के नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। ये क्या है मेरा, सही है, इसको ध्यान देना है, नेपोलियन तृतीय इसका शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
बस बस आप खत्म है वाला है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से लोग मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुनर्जागरण, बी में है धर्म सुधार आंदोलन, सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, डी में क्या है फ्रांस की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर ए है पुनर्जागरण, बी में है धर्म सुधार, सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, डी में क्या है फ्रांस की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए ए मेरा क्या सही है। ए क्या बच्चों मेरा सही है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है ये हुआ था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से बी नंबर मेरा गलत, सी गलत, डी गलत, ए नंबर क्या सही है। ए नंबर क्या सही है। राष्ट्रवाद जन्म हुआ कौन घटना से, तो पुनर्जागरण से। लगता है फेर करवाया जगरना की ऑप्शन नंबर ए क्या सही है। चलिए हाँ, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ये हम कल परसों के चर्चा माने कि ऐसा कौन संधि हुआ जिसमें यूनान एकदम अपने आप के एक आज़ाद घोषित किया, ठीक ना। यहाँ ही बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कि वियना संधि द्वारा, बी में है कुस्तुनतूनिया, कुस्तुनतूनिया है कुस्तुनतूनिया संधि के द्वारा, बी नंबर है सी में पराग संधि के द्वारा, और डी में क्या एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। माने कि ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है। अब बी में क्या है कि कहता है कि कुस्तुनतूनिया जो है संधि के द्वारा यूनान एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना किया था। सी गलत है, डी भी क्या मेरा गलत है। तो यहाँ क्या होगा कुस्तुनतूनिया, पढ़ लीजिए नहीं तो आपको भी पढ़ने में नहीं बनेगा। कुस्तुनतूनिया जो है इसके माध्यम से यूनान अपना एक राष्ट्र की स्थापना किया था, वो भी अस्वतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 38 कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है पर्सा की, डंडना प्रसाद ने, बी में सार्डिनिया की, सी में ऑस्ट्रिया की, डी में नेपल्स की। डी में क्या है नेपल्स की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सेडोवा की, बी में ऑप्शन नंबर ए मेरा पर्सा है, बी में क्या है सार्डिनिया, सी में क्या है ऑस्ट्रिया, डी में क्या है नेपल्स की। ध्यान देना, देखिए मजा नहीं ना रहा मजा आएगा। मजा हर चीज में होता है, बस लेने वालों की कमी होता है। कि ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर ए गलत हो गया बच्चों, बी नंबर भी गलत है, सी नंबर क्या ऑस्ट्रिया, और डी क्या गलत है कि सेडोवा जो युद्ध हुआ था पराजय किसका हुआ था ऑस्ट्रिया की। किसकी हुई थी ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, ठीक ना। चलिए हम आगे बतियाएं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बस अब खत्म हो जाएगा, 50 बहुत नज़दीक है। कि फ्रांस का शासक कौन था। फ्रांस का शासक कौन था हम देखते हैं, ठीक ना। फ्रांस का शासक कौन था। एक नंबर है नेपोलियन बोनापार्ट, कौन है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में नेपोलियन तृतीय, सी में विक्टर इमैनुअल, सी में क्या विक्टर इमैनुअल जिसको बनाया गया था प्रधानमंत्री, याद है छोड़ा रे भूल गया रे हैं, ये है ना ई वाला, और सी में विलियम प्रथम। तो 39 नंबर जो बच्चों ये क्या हमारा होगा, ये गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी नंबर क्या सही है कि विलियम प्रथम को पर्सा क्या बनाया गया था शासक। तो कौन था विलियम प्रथम पर्सा का शासक था, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मेटरनिक कौन था बताइए। ईयर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो शादी नहीं करना रे, आएगा ना गोल चल जाएगा।
छोटा ई सब क्वेश्चन को जान है। मेटरनिक कौन था? अब बताइए, मेटरनिक एक के नंबर में ऑस्ट्रिया का चांसलर, सही है। एक नंबर ऑस्ट्रिया की होगा चांसलर, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी गलत है, सी गलत, डी गलत है। ए नंबर क्या सही है कि मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या सही है? कौन होगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का है ना एकीकरण पूरा हुआ? माने ऐसा कौन संधि हुआ जिसमें जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए है डेनमार्क की संधि द्वारा, बी में गैस्टिन संधि द्वारा, ए लगता है गैस बन गया होगा, इसको संधि हुआ नाम दे दिया। बी में की, सी में पराग, लगता है पान पराग खाता होगा ये, नहीं तब नाम दे दिया कर। और फ्रैंकफर्ट, ये फ्रैंक लेता होगा, फ्रैंक वाला वीडियो बनाता होगा छोटा, ये सब। ये कहता है कि किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर मेरा जो है ए है डेनमार्क, बी में है अगस्टीन, और सी में क्या है? सी में जो है मेरा है जान लीजिए पराग, हाँ। डी में क्या? फ्रैंकफर्ट। डी नंबर क्या मेरा सही है? ये गलत, ये गलत, ये गलत, मैंने की है ऑप्शन नंबर डी क्या मेरा सही है कि इन होगा जर्मनी की होता है ना पूरा एकीकरण, वह हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ठीक ना? फास्ट बोल रहे इसलिए कि वीडियो हमको लगता है आपके हमारे ख्याल से थोड़ा लंबा टाइम हो गया, इसलिए सोचते हैं जल्दी इसको लपेटा मार दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 42। हाँ, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास ही लिखल है, विकास होगा यहाँ पर नहीं। एक नहीं था कहानी, एक बार की बात है, मीडिया वाला आता है और पूछता है ग्रामीण लोग से, ए दादाजी, ए बाबा, आपके गांव में विकास हुआ था? तो मैं कह दिया, तो वो कहता ना ना ना, हम डॉक्टर कन गेल थे, हम डॉक्टर कन गेल थे, हम विकास को नहीं देखे हैं। विकास कहाँ गया है? हे वही के खदार में घुसल होगा, विकास को हम नहीं देखे थे। ठीक है ना? तो वह क्या मीडिया है कि युवा इटली संस्था का विकास किया। तो ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, बी में है काउंट काबूर ने, सी में है गैरीबाल्डी ने, डी में क्या बिस्मार्क ने, डी में क्या बिस्मार्क ने। तो ऑप्शन नंबर ए है मेजनी ने, बी में काउंट काबूर ने, सी में गैरीबाल्डी ने, डी में क्या बिस्मार्क ने। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या है बच्चों सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत। ठीक है? तो यंग इटली युवा इटली दोनों बात क्या लगभग है, यंग मैंने भी युवा होता है और युवा तो ऐसे जान ली मेरा युवा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत, ये सब क्या गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या सही है कि युवा इटली का स्थापना या बोले यंग बोले दोनों बात क्या एक ही है कि स्थापना कौन किया था? तो मेजनी ने युवा इटली का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मारा अब बस खत्म। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन जो है जर्मनी में कौन संघ का स्थापना किया था? ऑप्शन नंबर है ट्रांसपेडेंट संघ, ट्रांसपेडेंट संघ, बी में सिसे लाइपन संघ, सी में राइन संघ, सी में क्या है राइन संघ, डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए एम या बाबू मेरा ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है और डी तीन में से कोई गलत है। इस सी क्या मेरा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा कि नेपोलियन ने जर्मनी में कौन संघ स्थापना किया? तो राइन संघ की स्थापना किया था, राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। ठीक है, कहाँ? जर्मनी में। आगे बात कर रहे हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 44 है। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन था? बताओ ऋतुराज,
जब नाम बदल देंगे ऋतु। साडिर्निया पिडमाउंट का शासक कौन था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन। क्या है? ऑप्शन नेपोलियन तृतीय। बी में काउंट काबूर। बी में क्या है? काउंट काबूर है। सी में विक्टर इमैनुएल। डी में क्या? विलियम प्रथम। डी में क्या बच्चों? विलियम प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन तृतीय। बी में काउंट काबूर। सी में विक्टर इमैनुएल। डी में क्या? विलियम प्रथम है। देखिए बन जाएगा क्वेश्चन। ए गलत, बी गलत, सी नंबर सही है। सी क्या सही है? डी क्या गलत है। ठीक है, तो डी नंबर क्या? सी नंबर मेरा क्या सही है कि विक्टर इमैनुएल ने साडिर्निया पिडमाउंट का शासक था। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या आएगा? 45। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। लाल कुर्ती की टुकड़ी, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? बन जाएगा क्वेश्चन। होगा? छोड़ दे, छोड़ दे ना। एक कुसुम का मन नहीं मानता है, ये कुछ कह रही है आप मगर बोल नहीं रही है। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। बेताब है सुनने के लिए हमारा दिल। मैंने ये कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? लाले कुर्ती मारे रे घुंघरा पिना रे कि लाले कुर्ती टुकड़ी का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है बाबू बिस्मार्क ने। बी में है काबूर ने। सी में है मेजनी ने। डी में है गैरी बाल्डी ने। डी में क्या है? गैरी बाल्डी ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी नंबर क्या सही है कि लाल कुर्ते की टुकड़ी जो है कौन किया? गैरी बाल्डी ने। गैरी बाल्डी। डी नंबर क्या मेरा सही है? डी नंबर क्या मेरा बच्चा होगा? सही होगा, गैरी बाल्डी ने। डी नंबर क्या सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब आपका देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है हम पूरे ख़त्म कर दें, उसका पूरा MBBI क्वेश्चन। अब बच्चों हम चलेंगे इसके बाद 2 नंबर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, हम यही चलेंगे, यही आपके लिए रहेगा। अब इतना क्वेश्चन पढ़ लिए वो काफ़ी था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जान लीजिए आपका चैप्टर नंबर 2 का MBBI क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। चलिए आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बन जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड। बी में है जर्मनी। सी में है इटली। डी में है रूस। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या? ए नंबर तो हमको लगता है गलत ही है। बी नंबर क्या सही है? बी नंबर क्या सही है? कैसे? देखिए कार्ल मार्क्स जन्म जो है इसका जन्म हुआ था जर्मनी के 1818 में। 1818 में इसने एक इसकी मित्र थी जेनी, शादी किया था अपने, उससे शादी किया था। और जान लीजिए उसके बाद दास कैपिटल भी यही लिखा है, यही लिखे हैं। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी परिवार में इनके पिता हेनरिक मार्क्स, इनके पिताजी हेनरिक मार्क्स जो थे वह क्या थे? वकील थे, जो बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा यहाँ पर सही है कि कार्ल मार्क्स जन्म जो है कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं। हाँ, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आप बताइए। ई सबर नहीं बनेगा तो बेकार जन्म लिया धरती पर रे। बोल्शेविक क्रांति ऑप्शन नंबर है नवंबर 1917। बी में फरवरी 1917 है। बी में नवंबर 1917। सी में अप्रैल 1917। डी में जून 1905। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है? गलत है। ठीक है, ए नंबर क्या है मेरा? गलत है। ठीक ना। बी नंबर क्या होगा? सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों? सही है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? सही है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। कब? 1917 में। कौन क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। बी नंबर क्या मेरा? सही है। चलिए आगे बात करते हैं।
आइए 48। हाँ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये फिलहाल पढ़ा है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर ए है रूस में, बी में है जापान, सी में है चीन, डी में है क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या बच्चों है? सही है। बी गलत, सी गलत, डी गलत। माने साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ था बच्चों? रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। ये सही आता है इसमें क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अब देखिए हम आगे बात करें। अब तो खत्म है। बड़ा खुश हो रहा है। सेट नंबर 1 मारो रे सेट, अब परो भर भर के पेट। लग जाएगा ठोकरा तो जान लेना खत्म हो जाएगा। ये जो घूम रहा है ना चुल्की बना के, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ध्यान देना कि ये जो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ मिलने वाला और नहीं है। हाँ, आप चाहते हैं कि हम PDF इसका ले तो संपर्क कीजिए हैप्पी सर से, आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे। 49 नंबर, हाँ जिसका मुझे इंतजार था वो तो आ गया कलम ना। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का जो हुआ था ना प्रकाशन किस वर्ष? ऑप्शन नंबर ए 1848, बी में 1864, सी में 1867, डी में 1883। माने ए में 1848, बी में 1864, सी में क्या 1867, डी में क्या 1883। तो दास कैपिटल का ना प्रकाशन जो हुआ था ये हमारा चलाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी नंबर क्या 1867। माने ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा? सही है। डी गलत है। 1867 जो क्या होगा? सही होगा। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। ठीक है, हो गया ना, बन जाएगा। चलिए आगे पढ़ाए, आगे पढ़ाते। आइए क्वेश्चन बनाते हैं लास्ट। हाँ, कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? बन जाएगा मारो छक्का रे कि साम्यवादियों का बाइबिल किया था, की था और किस पुस्तक का? 1867 में। ए नंबर है साम्यवादी घोषणा पत्र, ए में क्या साम्यवादी घोषणा पत्र, बी में दास कैपिटल, सी में क्या द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी, डी में क्या वर्ग संघर्ष, डी में क्या वर्ग संघर्ष है। देखिए इस पर फलतुआ है, काटो। बी नंबर क्या? बी नंबर मेरा सही है कि बी क्या होगा मेरा? सही होगा कि मार्क्स ने 1867 में जो है साम्यवादियों की बाइबिल जो है ना ये लिखे थे, किसमें? दास कैपिटल। बच्चों अब आपका जो ये प्रश्न खत्म हो गया है 50। हम मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में मिलते हैं, इतिहास के पार्ट 2 में मिलते हैं जो बहुत जल्द आपके सामने आ रहा है। ठप्पा मार लीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए पहला वीडियो है। थोड़ा शेयर कीजिए, शेयर करने से होगा सब्सक्राइब बढ़ेगा तो उसमें आपका मनोबल और बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और हम लाइव भी आने का प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि जान लीजिए कि व्यवस्था में जुड़ गए हैं तो ढंग से जुड़ेंगे और जुड़ाएंगे। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।